v इज इक्वल टू रूट 4gl। तो 4gl पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है, किसी थीटा पे जो है वो cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 आया था, एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बताया था। तो इसमें वो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी, स्ट्रिंग स्लैक करने के बाद वो जो है पैराबोलिक पाथ पे जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट वाइट हमने फाइंड किया था। तो अब इसमें हमारा कैलकुलेशन है कि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है तो हम टाइम कैसे फाइंड करेंगे। ऐसा टाइम का कैलकुलेशन, मतलब ये तो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में ऐसा एक टाइम का कैलकुलेशन हमने किया था जो रिंग पे पार्टिकल मूव कर रहा था और फ्रिक्शन इन्वॉल्व था। वहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन स्लाइड करेगा, पार्टिकल स्लाइड करेगा, तो नॉन यूनिफॉर्म टाइप का मोशन है। यहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म है तो वहाँ पे जो है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन भी है एंड टेंजेंशियल एक्सलेशन भी है, दोनों है। टेंजेंशियल एक्सलेशन की वजह से स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। तो किसी भी मोमेंट पे अगर हम देखते हैं थीटा पे किसी भी मोमेंट पे अगर स्पीड यहाँ पे v नॉट है और यहाँ पे स्पीड v है, तो अभी हम जानते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करें या फिर थर्ड जो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, दोनों से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट नहीं, v अगर फाइंड करना है सिर्फ तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, अदरवाइज स्क्वायर होगा। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस 2g। ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट l है तो ये हो जाएगा l cos थीटा। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, l माइनस l cos थीटा, l माइनस l cos थीटा, 2gl 1 माइनस cos थीटा। ये है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये स्पीड है, स्पीड जो है टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो इस पाथ पे, ये पाथ की लेंथ है और इस पाथ पे स्पीड चेंज हो रही है। तो मान लो कि फर्दर जो है ये डी थीटा अगर मूव करता है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो है डी एस हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू आर, जो भी रेडियस है, ये लेंथ एल है, तो ये एल इंटू थीटा एल इंटू डी थीटा। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो टोटल लेंथ है, टोटल इस आर्क की लेंथ है एस, एस इज इक्वल टू एल थीटा। ये तो लीनियर और एंगुलर में रिलेशन है यहाँ पे। अब जो स्पीड है, दिस स्पीड इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर, सब वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट की वैल्यू भी गिवन है, वी नॉट इज इक्वल टू रूट 4gl। तो ये हो जाएगा 4gl माइनस 2gl प्लस यहाँ पे l बाई टू, l माइनस l cos थीटा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर, तो ये हो गया 2gl cos थीटा। तो ds बाई डी टी, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 2gl प्लस cos थीटा, 2gl प्लस cos थीटा। तो ये इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ से रूट 2gl हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2gl कॉमन ले लेंगे, वो हो जाएगा रूट 2gl स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 2gl इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। अब थीटा को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, तो थीटा को हमें एस के टर्म्स में लिखना होगा, एस के टर्म्स में कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो रिलेशन है यहाँ पे। सो थीटा इज इक्वल टू एस बाई एल, थीटा इज इक्वल टू एस बाई एल। टोटल अगर 90 डिग्री टर्न होना है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, टोटल 90 डिग्री टर्न होना है, मतलब एस की वैल्यू, थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2, तो एस की वैल्यू हो जाएगी पाई एल थीटा, तो वो हो जाएगा पाई बाई पाई एल बाई 2, ये होगी। तो अब इसमें थोड़ा सा यही मैथमेटिकली इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा डी एस डी टी, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gl, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 कॉमन होगा, यहाँ से हो जाएगा 2 रूट gl कॉस थीटा बाई 2, और थीटा को लिख लेंगे यहाँ पे एस एल बाई 2, एस एल बाई 2।
एल जो है वो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी। अब ये वेरिएबल्स जो है वो एस के टर्म्स में है और डी एस बाई डी टी हमें नोन है, तो इसको जो है इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके देखो, चेक करो, ये जो है डी एस, तो कॉस थीटा से ये हो जाएगा सेक सेक एस एल बाई टू इंटू डी एस इज इक्वल टू रूट टू रूट जी एल इंटू डी टी। टाइम यहाँ से 0 टू टी, इनिशियल पोजीशन एस की क्या है, ये है एस एल। एस हमारा वेरिएबल है तो एस की वैल्यू फ्रॉम 0 टू पाई एल बाई टू, पाई एल बाई टू, तो सेक थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा, थीटा इज इक्वल टू एस बाई एल, यस, हाँ ठीक है। सेक थीटा का इंटीग्रेशन है यहाँ पे एस एल बाई टू करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। सेक थीटा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा कितना होगा, एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फॉर्मूला है ये यूज़ करना होगा सेक थीटा का, एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा वो डिफ्रेंशिएशन होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पे भी हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं कि अगर सेक सम कांस्टेंट है ए इंटू थीटा है और डी थीटा के साथ इंटीग्रेट करना है तो एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो थीटा का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एस है, एस तो ये जो 1/2L जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2L, 1/2L ln sec s/2L प्लस tan s/2L और डिवाइडेड बाई 1/2L, 1/1/2L, इसका क्वेश्चन है 1/2L, तो ये हो जाएगा 2L। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 0 और ये हो जाएगा पाई एल बाई टू इज इक्वल टू 2√GL इंटू टी। ये टी यहाँ से फाइंड करना है, लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट पुट करके चेक करो, यहाँ पे देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 2L, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये L है, L से डिवाइड करेंगे तो √G/L आ जाएगा, ये हो जाएगा ln। अब से यहाँ पे S की वैल्यू पाई एल बाई टू पुट करोगे तो ये पाई/4 होगा, ये जो है ये टर्म पाई/4 हो जाएगा, SL/2, तो ये पाई/4 होगा, तो सेक पाई/4 में हो जाएगा √2 प्लस यहाँ पे पाई/4, तो 10 पाई/4 हो जाएगा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 0 पुट करेंगे, सेक 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 0 tan 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 इज इक्वल टू, ये L से डिवाइड कर दिया है तो ये है G/L इंटू टी, तो ये हो जाएगा, टाइम आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L/G, स्क्वायर रूट ऑफ L/G, तो ln √2 + 1। तो इतना होगा टाइम। टाइम हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ठीक है, टाइम हम डायरेक्टली नहीं बता सकते क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म में हमें टेंजेंशियल स्पीड लिखनी होगी और उस स्पीड को यहाँ पे पुट करना होगा। बाकी वेलोसिटी बता सकते हैं भाई, वहाँ से वहाँ वेलोसिटी कितनी है वर्क एनर्जी थ्योरम से, टेंशन बता सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टाइम के लिए हम ये अप्रोच यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम कैलकुलेट करने का अप्रोच है, जो कैलकुलेशन ऑलरेडी एक बार कर चुके हो। हॉरिजेंटल रिंग पे जो है, हॉरिजेंटल रिंग था उसमें एक बिट स्लाइड कर रहा था जिसमें इंटीग्रेशन थोड़ा अजीब टाइप से आता है, एक दो फार्मूला एक्स्ट्रा यूज होगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट?
कि बाकी सारा मैथमेटिक्स है, बाकी सारा यहाँ से जो है मैथमेटिक्स है, सॉल्व करने का प्रोसेस। इसमें फिजिक्स जो है वो इतना ही है कि हमें स्पीड लिखना है, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, और वहाँ से इसको ds/dt करके डिस्टेंस के टर्म्स में लिखना है। और उसके बाद फिर मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है, इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट के बाद फार्मूला आएगा, फार्मूला के बाद लिमिट पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ टाइम का कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट इसमें वेरिएशन है, नेक्स्ट वेरिएशन है कि सपोज करो कि उसी सिस्टम को जो हमारा वर्टिकल था, अभी हमने दो टाइप के सर्कुलर मोशन पढ़ लिए, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल पे है और वर्टिकल में है। वर्टिकल में नॉन यूनिफॉर्म है, हॉरिजॉन्टल में भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो वर्टिकल में थोड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज था, इसलिए उसको यहाँ पे डिस्कस किया। अब मान लो कि सेम सर्कुलर टाइप का पाथ जो है किसी इंक्लाइन प्लेन पे हो जाए, किसी इंक्लाइन प्लेन पे, जैसे मान लो कि हम मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ऐसे कोई एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पे मुझे मिनिमम स्पीड फाइंड करनी है। यहाँ पे मिनिमम स्पीड फाइंड करनी है, ये है एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। तो ऐसे मान लो कि वही पार्टिकल है और इस इंक्लाइन प्लेन पे हॉरिजॉन्टली लेंथ के वर्टिकल में एक स्पीड ऐसे दी गई है v0। अब इसको बोलते हैं कि लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, ऐसा दिया होगा, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप इज थीटा। तो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप का मतलब जो थीटा इंक्लिनेशन है वो एंगल है थीटा। तो ये यहाँ से वेलोसिटी उसके इनिशियली हॉरिजॉन्टल दिया गया, सो दैट कि ये जो सर्कुलर मोशन का प्लेन है, फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, ये लेंथ l है, मास इसका m है, मास इसका m है। तो फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम स्पीड so that it completes the vertical circle. Find minimum speed, find v0 to complete circular motion। वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी होंगी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी होंगी। क्या होंगी कि भाई स्ट्रिंग स्लैग कर सकता है या ऑसिलेटरी टाइप का मोशन हो सकता है। तो हम सिर्फ ये वाली वेलोसिटी फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से रिलेट कर लेंगे कि बेसिक अप्रोच क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करना है और सर्कुलर मोशन, यही दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा एनालिसिस का है वो हमेशा क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और सर्कुलर मोशन डायनामिक्स, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स एफ इक्वल टू एम ए यूज़ करना है। तो सपोज करो कि किसी थीटा पे है यहाँ से, तो हमें पता है कि भाई ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट ही क्रिटिकल है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे जो है इसकी कुछ स्पीड है, स्पीड है। यहाँ पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एम जी साइन थीटा तो होगा, एम जी साइन थीटा प्लेन के अलॉन्ग होगा, और एम जी कॉस थीटा परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम साइड व्यू इसका देखते हैं, साइड व्यू, साइड व्यू यहाँ से पार्टिकल था और ये जो है ऐसे घूमते हुए इस प्लेन में घूमते हुए यहाँ तक पहुँच रहा है। मतलब ये मेरा पॉइंट जो है, ये लोएस्ट पॉइंट ए है, हाईएस्ट पॉइंट बी है। तो ये पॉइंट जो है ए है और ये पॉइंट बी है। तो यहाँ पे स्पीड वी है, यहाँ पे स्पीड वी नॉट है। ठीक है, फोर्सेस कौन कौन से हैं, यहाँ से अगर देखेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पे टेंशन है और प्लस मेरा एम जी साइन थीटा है, और इधर जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है, और इधर जो है वो एम जी है, एम जी कॉस थीटा है। तो एम जी कॉस थीटा तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो हम अगर इक्वेशन लिखेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो बैलेंस हो रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, इसका कुछ बहुत यूज है नहीं, ये तो मिल गया। अब डायनेमिक्स के लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या हो जाएगा, टी प्लस एम जी, टी प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई एल। ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया मैं डायनेमिक्स। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर यूज करूंगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में
वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेज हैं? वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन क्या होगा? वही होगा जो नॉर्मली होता है, जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेन के परपेंडिकुलर में है और डिस्प्लेसमेंट प्लेन के में है, तो ये जीरो। वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का वर्क फाइंड करने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं, ग्रेविटी को दो कंपोनेंट में सोच लेंगे, एक जो है एम जी कॉस थीटा और दूसरा एम जी साइन थीटा। कॉस थीटा तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो कॉस थीटा का कोई वर्क डन ही नहीं होगा। वर्क डन किसका होगा? वर्क डन सिर्फ एम जी साइन थीटा वाले कॉम्पोनेंट का होगा। ठीक है, तो एम जी साइन थीटा वाले कंपोनेंट का होगा तो कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, चेंज चेंज प्लेन के लॉन्ग जो लेंथ में चेंज हुआ है, तो वो कितना है? 2L। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस माइनस फोर्स एम जी इंटू साइन थीटा या फिर इंटू 2L, या फिर सिर्फ लिखेंगे फोर्स इंटू वर्टिकल हाइट में चेंज। तो वर्टिकल हाइट में चेंज भी देख सकते हो यहाँ पे कि टोटल जो लेंथ है वो 2L होगी, तो ये जो है यहाँ से लाइन है, तो ये थीटा है, तो ये 2L कॉस थीटा, वर्टिकल हाइट में चेंज 2L साइन थीटा। तो या तो एम जी इंटू 2L साइन थीटा करो तो भी सेम है, या फिर एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा में सोच लो, तो कॉस का वर्क जीरो होगा, साइन का वर्क होगा, साइन जो है कांस्टेंट फोर्स है डाउन द प्लेन और अप द प्लेन डिस्प्लेसमेंट है 2L। तो ये हो गया वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये है इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन से देख के ये समझ में आ सकता है कि भाई टेंशन क्रिटिकल है या वेलोसिटी क्रिटिकल है। अगर मान लो टेंशन कहीं पे जीरो होता है तो वेलोसिटी की कुछ वैल्यू रहती है, बट अगर वेलोसिटी जीरो होता है तो टेंशन की वैल्यू नेगेटिव आती है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग को जो है वो पुश करना पड़ेगा, पुल के बजाय पुश करना पड़ेगा, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मिनिमम टेंशन है, मिनिमम पॉसिबल टेंशन कहाँ पे है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखेंगे। तो जस्ट वी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम कर लेंगे एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट टेंशन इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एल, तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू एल जी साइन थीटा, और इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये होगा 4G, अच्छा ये m कैंसिल आउट होगा, वी जो 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 4GL साइन थीटा इज इक्वल टू LG साइन थीटा माइनस वी नॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5। तो वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5GL साइन थीटा, 5GL साइन थीटा, 5 साइन थीटा, थीटा जब 90 डिग्री था, बिल्कुल वर्टिकल प्लेन में था, तो उस केस में क्या था? उस केस में तो ये 90 डिग्री था, √5GL था। तो हमें क्या कर देना है कि जो जी का कंपोनेंट अलोंग है अल्टीमेटली वही चीज़ है, बाकी सारी सिचुएशन सेम है। हम इसको क्या सोच सकते हैं कि ये वर्टिकल प्लेन का ही वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही है, बस इसके अलोंग कंपोनेंट क्या है? इसके अलोंग जो जी का कंपोनेंट है स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग, वो क्या है? जी साइन थीटा। तो जब पूरी तरह से वर्टिकल था तो जी था, इंक्लाइन प्लेन पे होगा तो जी साइन थीटा हो जाएगा। तो √5GL वहाँ कंडीशन थी, तो यहाँ पे √5GL साइन थीटा हो जाएगा। अब रॉड वाला केस हुआ या कैविटी वाला केस हुआ, सिलेंड्रिकल सरफेस वाला हुआ, वहाँ पे सब जगह क्या होगा? जी को हम जी साइन थीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो एग्जैक्टली सारे कुछ सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि टेंशन वगैरह फाइंड करो किसी पॉइंट पे, v की कोई वैल्यू दी हुई है, v इज इक्वल टू मान लो 7GL साइन थीटा दिया हुआ है या 8GL साइन थीटा दिया हुआ है, तो बोलेगा कि यहाँ पे इस किसी 1 क्वार्टर पे कितना टेंशन होगा, सेंटीपिटल क्या होगा, टेंजेंशियल क्या होगा। तो अकॉर्डिंगली सेम बस एनालाइज करना है, बेसिक इक्वेशन वही रहेंगे और कंडीशंस भी वही रहेंगी, बस g को रिप्लेस करना है g/g साइन थीटा। समझे? कोई डाउट? तो इंक्लाइन प्लेन भी सेम है, सेम है, सेम एनालिसिस है, सेम अप्रोच है, इक्वेशन जो है वो करेक्टली अप्लाई कर देना है। कोई डाउट? नहीं?
डाउट कहाँ होता है, वैसे ही तुम इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो ये मिनिमम स्पीड हो गई। अगर हमको इंक्लाइन प्लेन पे कंसिडर करना होगा तो सारे वेरिएशंस हो गए। अब एक और वेरिएशन है, एक और वेरिएशन सपोज कि वहां पे हमें एक्सेलेटेड होगा। एक्सेलेटेड इन द सेंस, एक्सेलेटेड इन द सेंस कुछ ऐसा कि जैसे मान लो कि ये हेमीस्फीयर है, ये जो है स्मूथ हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर है ये। तो उसमें इस हेमीस्फीयर में यहाँ पे एक पार्टिकल प्लेस्ड है। इसको क्या किया जा रहा है, इसको एक्सेलेट कराते हैं अगर ए एक्सेलेशन से, कांस्टेंट एक्सेलेशन ए से अगर हम एक्सेलेट कराते हैं, मास इसका स्मॉल एम है, देन फाइंड द थीटा वेयर इट विल लूज कांटेक्ट। कि अगर ये एक्सेलेट होगा तो ये कुछ इस पे स्लाइड करेगा, इस पे स्लाइड करेगा तो पहले हम लिखेंगे कि यहाँ से जो है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, नॉर्मल रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। फिर हो सकता है कि भाई फाइंड थीटा, फाइंड थीटा वेयर इट विल लूज कांटेक्ट वेयर एन इज इक्वल टू 0। ये सब हो सकता है कि कोई भी एक्सलेटेड फ्रेम होगा, एक्सलेटेड फ्रेम होगा तो क्या होगा कि हम ये सारी चीज़ें सेम चीज़ कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे भी अप्रोच क्या रहेगा, सेम। क्या अप्रोच है, अप्रोच वर्क एनर्जी थ्योरम एंड सर्कुलर मोशन। तो कॉन्सेप्ट हमारे जो लगेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, ये दो कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। अब यहाँ पे वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि भाई थीटा पे गया कुछ, तो इसकी कुछ वेलोसिटी है भी, यहाँ से, यहाँ से ये नॉर्मल रिएक्शन है एन, यहाँ पे एम जी है, एम जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा थीटा, एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। अच्छा वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, रिजॉल्व क्यों करेंगे, इक्वेशन जब लिखेंगे तब देखेंगे। एम जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे किसके, इस स्फीयर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। एक्सलेटेड है तो हम इसी स्फीयर से ऑब्जर्व करेंगे, इसी स्फीयर से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो है नॉन इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है तो उसमें कोई भी इक्वेशन अप्लाई करने के लिए हमें स्यूडो अप्लाई करना पड़ेगा। स्यूडो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ स्फीयर या हेमीस्फीयर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ हेमीस्फीयर, सेमीस्फीयर। तो इसमें स्यूडो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, स्यूडो फोर्स जो है वो एम ए हो जाएगा। तो अब हमारे तीन फोर्सेज हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम डब्ल्यू ई टी वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो कभी भी वर्क एनर्जी थ्योरम अगर नॉन इनर्शियल से अप्लाई करेंगे तो क्या चेंज होगा, ओनली कि हम स्यूडो का भी वर्क डन कंसीडर करेंगे। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, यहाँ पे स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मल का वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट के तो परपेंडिकुलर ही है, ये जीरो हो जाएगा। ग्रेविटी का वर्क, ग्रेविटी का वर्क तो डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है तो वो कितना हो जाएगा, एम जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वर्टिकल हाइट। तो वर्टिकल हाइट में चेंज कितना है, आर माइनस आर कॉस थीटा, ये है आर कॉस थीटा, तो ये मेरा चेंज है। तो ये आर है तो ये टोटल हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो चेंज इन वर्टिकल हाइट इज आर माइनस आर कॉस थीटा, वही पुट कर देंगे, एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा। व्हाट इज वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स भी क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, m इंटू ए है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए करना क्या होता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो ब्लॉक की जो पोजीशन चेंज हुई है उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या ये चीज समझ पा रहे हो कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल में इतना ही है,
यही हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखना है तो दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक जो है ये है और दूसरी जो है ये है। तो इनमें चेंज कितना हुआ है, आर साइन थीटा। तो स्यूडो फोर्स का वर्क वही हो जाएगा, एम ए इंटू आर साइन थीटा, एम इंटू ए इंटू आर साइन थीटा इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू जीरो। इनिशियली रेस्ट में था वो जीरो है। तो ये तो हो गई वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। चाहे तो यहाँ से मास जो है कैंसिल कर सकते हैं और जो वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, एक तो g वाला ग्रेविटी वाला था ही, साथ ही साथ स्यूडो वाला भी आ जाएगा, जी आर वन माइनस कॉस थीटा प्लस ए जी ए आर साइन थीटा। अब वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर रहे हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम में स्यूडो कंसीडर किया, फ्री बॉडी डायग्राम में भी स्यूडो कंसीडर करेंगे जब डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो एक्सेलेटेड में क्या चेंज हो रहा है, बस हमें स्यूडो स्यूडो ले लेना है एक और फोर्स। तो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे ये है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। इधर एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा और स्यूडो फोर्स है हॉरिजॉन्टल, ये है एम ई। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा थीटा। एम ए यहाँ से है एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। एम ए को रिजॉल्व करेंगे, एम ए कॉस थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा और इधर हो जाएगा एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा। स्पीड है इसकी भी, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर मतलब क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई रेडियस। तो एन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, एन जो है एज ए फंक्शन ऑफ थीटा यही हो जाएगा, एम एम जी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हो जाएगा इक्वेशन। तो फाइंड थीटा यहाँ से निकालना है, इफ एन इज इक्वल टू ज़ीरो, एन इक्वल टू ज़ीरो, तो ये टर्म जो है ज़ीरो हो जाएगा। तो इसे जो है अगर वैल्यूज़ होंगी तो थीटा को फाइंड भी किया जा सकता है, माइनस ए साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो इससे जो है थीटा यहाँ से थीटा फाइंड कर सकते हैं, किस पॉइंट पे ये जो है कांटेक्ट छोड़ देगा, या तो एक्सलेशन की वैल्यूज गिवन हो या फिर ए के टर्म्स में भी जो मैथ वाले हैं वो इसको आराम से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वो डिवाइड करके सिंगल साइन ए प्लस बी आई माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके वहाँ से साइन इनवर्स में आंसर इसको निकाल सकते हैं। और नहीं तो कुछ वैल्यूज गिवन होंगी तो आंसर आ जाएगा, करना वही पड़ेगा इसको। ठीक है, समझ गए? हम्म, कि अगर एक्सलेटेड फ्रेम होगा, एक्सलेटेड फ्रेम है तो हमें स्यूडो फोर्स का भी वर्क और स्यूडो फोर्स का भी इक्वेशन कंसीडर करना पड़ेगा। कोई डाउट? हो गया ये। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट थे। कुछ इसमें पॉइंटेड डाउट है तो पूछो। ठीक है, शरण्य को क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गई वो। तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन है उसको देता हूँ, उसको सॉल्व कर लेना, अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन ऐसा है कि इस पॉइंट से पार्टिकल को जो है प्रोजेक्ट किया गया, हॉरिजॉन्टल स्पीड दी गई एल लेंथ की, तो हमें इस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट कि ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन ऐसा हो जाए कि ये ऐसे ऊपर जाए, ऊपर जाए, इतनी वेलोसिटी दे
कि ये जो है स्ट्रिंग कहीं पे स्लैक हो जाए, किसी थीटा पे स्ट्रिंग स्लैक हो, और स्लैक होने के बाद ये जो पार्टिकल है वो आके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, फाइंड वी so that particle hits the point of suspension during subsequent motion during subsequent motion। सब्सिक्वेंट मोशन में किस स्पीड से दें कि वो जाए, ऊपर जाए, वहां से सिलेक्ट करके जिस पॉइंट से था वहीं पे जाके हिट कर जाए। तो v की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बाद नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, तो ये तो हमने सिर्फ क्या पढ़ा, वर्क। अभी क्या बचा है इसमें, एनर्जी एंड पावर। तो ये है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में जो है पहला है वो काइनेटिक एनर्जी। पहला है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो बहुत बार यूज करते हो, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो एब्सोल्यूट एनर्जी होती है। एब्सोल्यूट मतलब कि वो मूव कर रहा है तो वो किसी ओरिजिन के ऊपर, रेफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी ओरिजिन के ऊपर डिपेंड होती है, बार बार इसका यूज होता है। तो कहे के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई टू एम, वेयर पी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ से छोटे छोटे ग्राफ आ सकते हैं ऐसे। तो पी इज इक्वल टू जो है रूट टू के एम, पी इज इक्वल टू रूट टू के एम, के इज द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से P और के वर्सेस P का अगर ग्राफ है, मान लो काइनेटिक एनर्जी है और पावर है, सॉरी लीनियर मोमेंटम है, P इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम, पावर नहीं। तो यहाँ पे K इज इक्वल टू पी स्क्वायर है, तो ऐसे हो जाएगा, ये पैराबोलिक टाइप का होगा। ये सब ग्राफ जो है ड्रॉ कर लोगे। या P यहाँ पे है, P वर्सेस K है, तो रूट एक्स का P यहाँ पे है, K यहाँ पे है, तो रूट के का ग्राफ जो है ऐसे होगा, इस टाइप का। तो ये इक्वेशन है, के पी स्क्वायर का ग्राफ के वर्सेस पी स्क्वायर का ग्राफ होगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट होती है। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट, डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है हमारा ओरिजिन, कि कहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी जीरो लिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर उतनी काइनेटिक 10 जूल है तो 10 जूल है। दूसरी है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो चल ठीक है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी में जैसे मान लो कि ऐसा आ जाए कि सपोज, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, जेई मेन का ही क्वेश्चन है, कि सपोज करो कि कोई रिंग, कोई स्प्रिंग है, यानी स्प्रिंग है, ए मैसिव स्प्रिंग, स्प्रिंग हैज मास m एंड लेंथ l। स्प्रिंग का मास m है, लेंथ l है, एंड देन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड काइनेटिक एनर्जी of a spring if it's free and is moving with velocity v naught। v naught से मूव कर रहा है किसी मोमेंट पे, किसी मोमेंट पे। ऐसा है कि भाई ब्लॉक है, ऐसा कोई ब्लॉक कनेक्टेड है, मान लो उसी ब्लॉक से जो है इसकी हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। और ये मासलेस नहीं है, ये मान लो ब्लॉक से ही कनेक्टेड है, और ब्लॉक जो है अभी वी नॉट स्पीड से मूव कर रहा है, वी नॉट स्पीड है। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो अब यहाँ पे क्या है कि हर एलिमेंट की जो वेलोसिटी है, हम जनरली मासलेस स्प्रिंग लेते हैं, बट अगर मास दिया हो तो उसमें क्या है कि ये जो एलिमेंट है, जो एंड है, इसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वही वेलोसिटी है जो ब्लॉक की वेलोसिटी है।
अब हर एलिमेंट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इनिशियली 0 है, फाइनली जो है v नॉट है। तो अब वो वेरिएशन कैसा है, वो वेरिएशन अगर कुछ गिवन नहीं है तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि वो लीनियरली वैरी कर रहा है। क्या नॉन लीनियरली भी वैरी कर सकता है? नॉन लीनियरली भी वैरी कर सकता है, वो गिवन होगा कि भाई वेलोसिटी हर एलिमेंट का ऐसे वैरी कर रहा है। तो हमें वेलोसिटी का फंक्शन नोन नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई कि x डिस्टेंस पे कोई भी एलिमेंट लेंगे, हर एलिमेंट की वेलोसिटी वेरिएबल है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए एक एलिमेंट लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से dx लेंथ ले लिया, ये जो है dx लेंथ है। अब इस dx का जो है मास, मास कितना हो जाएगा, l लेंथ है, अभी प्रेजेंटली जो लेंथ है वो है l, नेचुरल लेंथ नहीं है, प्रेजेंट लेंथ जो है वो l है। तो मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू m/l एंड वेलोसिटी एट डिस्टेंस x। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है, v नॉट से 0 से v नॉट में चेंज हुआ, कितने लेंथ में, l लेंथ में। तो x लेंथ में कितना चेंज हुआ कि ये पॉइंट 0 है और 0 से v नॉट तक चेंज हो रहा है, तो लीनियर वेरिएशन है। तो लीनियर वेरिएशन है इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, तो x लेंथ में कितना इंक्रीज होगा, तो यही चीज़ यहाँ पे लिख दिया, ये हो जाएगा v नॉट x/l। ये इस एलिमेंट की वेलोसिटी हो गई और इसका जो मास हुआ वो मास हो जाएगा dm, dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग k इज इक्वल टू हाफ dm इंटू v स्क्वायर और नेट काइनेटिक एनर्जी होगा इसका इंटीग्रेशन। तो बस उसको पुट करना। अब ये फंक्शन जो है कुछ अलग भी हो सकता है कि भाई स्प्रिंग में वेलोसिटी का वेरिएशन ऐसा है कि v(x²/l²) है, ऐसा वेरिएशन मानो। तो जो भी फंक्शन होगा उसको यहाँ पे हमने पुट करना है। तो ये हो जाएगा हाफ लैम्डा dx इंटू v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर x²/l²। x is varying from 0 to l। तो ये हो गया m(v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l³ x² dx और यहाँ से 0 to l, तो l³/3, l³ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 m(v0 स्क्वायर)। ठीक है, तो अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी मानते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मानते हैं, तो ये चेन कैसा बिहेव कर रहा है, द इक्विवेलेंट मास ऑफ द चेन इज m/3, हाफ mv²। तो चेन का जो इक्विवेलेंट मास है हम m/3 ले लेंगे। अब ये पॉइंट जो है यूज होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि अगर कोई मैसिव स्प्रिंग से कनेक्टेड होगा कोई ब्लॉक, तो √k/m लेते हैं। अगर m को क्या रिप्लेस करेंगे, इस स्प्रिंग का जो इक्विवेलेंट मास है वो हम क्या मान लेंगे, m/3। तो ये हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी और ये हो जाएगा अप्रोच कि अगर वेरिएबल मास होता है तो हम कैसे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है याद रख लोगे एज अ फन फैक्ट कि भाई अगर अगर एलिमेंट वेरिएबल होगा तो हम हर एलिमेंट की वेलोसिटी लिखेंगे और वहां से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ मैकेनिकल एनर्जी एक, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ से नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय यू। तो पोटेंशियल एनर्जी इट इज द एनर्जी ड्यू टू, अब कॉन्फ़िगरेशन ये सारा जो डेफिनेशन वगैरह है वो सब उतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे, कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव पोजीशन है भाई, ब्लॉक है तो ब्लॉक की mgh हाइट अगर चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। स्प्रिंग है, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होगी, चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो किसी भी केस में जो सिस्टम की एनर्जी होगी, एनर्जी ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन और रिलेटिव पोजीशन, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटिव पोजीशन
हर पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन में हमारे पास आता है कि इनफाइनाइट सेपरेशन पे, अभी तुम जो है रिकॉल कर सकते हो कि अगर पार्टिकल्स इनफाइनाइट सेपरेशन पे हैं तो हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिखते हैं, जीरो लेते हैं कि इनफाइनाइट सेपरेशन पे जीरो है। अगर किसी ने बोल दिया कि इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल लो, तो कुछ नहीं कर सकते। उसी के अकॉर्डिंग अगर इनफाइनाइट पे 100 जूल होगा तो हर पॉइंट पे वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो हर जगह इसको हम बोलते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन reference point, depends on reference point, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइंड है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड इसलिए है क्योंकि जो जब हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशन में, तो हम बोलते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर लेके आना है, तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हम नहीं बोल सकते। ठीक है, ये जो बेसिक डेफिनेशन है, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो अलग अलग पाथ का वर्क डन डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी, जो कि ऐसा नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो चेंज वो कांस्टेंट है, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड है। अब कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा और जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वो रिलेटेड है इस इक्वेशन से, ये भी जो है डेफिनेशन में है, माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। मतलब अगर कंजर्वेटिव फोर्स जो है अगर वर्क पॉजिटिव करता है, इसका वर्क पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, डेल्टा यू नेगेटिव होगा। जैसे कि अगर ग्रेविटी की हम देखते हैं, ब्लॉक को अगर ब्लॉक डाउन जाता है, कंजर्वेटिव का वर्क पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अगर वर्क डन नेगेटिव है, कंजर्वेटिव का वर्क डन नेगेटिव है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। जैसे ब्लॉक को हम किसी हाइट पे ले जाते हैं तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव है बट पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव है। तो इसी का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो डी डब्ल्यू सी है इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू, और डी डब्ल्यू सी को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी यू। तो ये है इसका जो है डिफरेंशियल फॉर्म, एक एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी यू, और इसका जो है इंटीग्रल फॉर्म हम ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर इंटू आर कैप। एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डी यू, या एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर इंटू आर कैप। अब यही चीज अगर u जो है, ये u का r फंक्शन, u जो है r के फंक्शन में है, इफ u इज फंक्शन ऑफ r, अगर u जो है पोटेंशियल एनर्जी वो रेडियल डिस्टेंस, r मतलब रेडियल डिस्टेंस का फंक्शन नहीं है, जैसे हमारी जो ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी होती है Gm1m2/r, तो r के ऊपर फंक्शन है, वहां से फोर्स निकाल सकते हैं। अगर ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो हम इसको लिख सकते हैं f इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप की पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड के लिए है। अब ये u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, कि अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन दिया हुआ है तो हम ये यूज़ करेंगे, और अगर नहीं दिया हुआ है, जैसे मान लो सपोज करो कि इफ़ जो है ऐसा दिया हुआ है कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c, तो ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एज्यूमिंग वाई जेड कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy, माइनस होगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस 2x और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है आई कैप, फिर माइनस वाई, तो u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2y x² जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा जे कैप, और प्लस यहाँ पे बाई जेड, जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2z
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा के कैप। तो ये हो जाएगा फोर्स का एक्सप्रेशन। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है, फाइंड द फोर्स, तो इस पे यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो है कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड है, इसीलिए याद करो कि इसी को क्या करते थे कि इंटीग्रेट कर लेते थे, एक्स वाले कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर लेते थे इसी से, इसी पॉइंट को यूज किया जा रहा था कि इंडिविजुअल कंपोनेंट को इक्वेट करके जो क्वांटिटी आ रही है अगर वो सेम आ रही है, क्योंकि ये तो एक ही से यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, सेम आ रहा है, तो जो फंक्शन आ रहा था वो क्या था, वो फंक्शन पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन था, वो जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन था। तो इसी को डिफ्रेंशिएट करके हमारा ये फोर्स का इक्वेशन आ जाएगा, या फिर जैसे मान लो ऐसा u इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस सी, आर का फंक्शन हो सकता है। तो ये बिल्कुल मैथमेटिकल टाइप का है, इसमें बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच है कि जो फोर्स का फंक्शन है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, तो माइनस डी यू बाई डी आर टू ए आर इंटू आर कैप। आर कैप का मतलब क्या है कि वो इंक्रीजिंग आर के डायरेक्शन में है, इंक्रीजिंग आर के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हुआ ये कि एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है, रेफरेंस पे डिपेंड करती है, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइंड है, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइंड है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये डिफाइंड नहीं है। तो अब इसमें अगर हम फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, कि हम क्या लिखते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑल फोर्सेस में कौन कौन से, अब जितने भी फोर्सेस होंगे उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के, कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव को हम क्या लिख लेंगे, माइनस डेल्टा यू, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, और नॉन कंजर्वेटिव होता कौन सा है, नॉन कंजर्वेटिव जो फ्रिक्शन टाइप के फोर्सेज होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, ये क्या है, टोटल चेंज इन एनर्जी। इसमें से अगर इफ डब्ल्यू एन सी जीरो हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जीरो हो, फोर्स एक्ट करना जरूरी, मतलब फोर्स का जीरो होना कोई जरूरी नहीं है, वर्क का जीरो होना। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने देखा था, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, नेटवर्क जीरो करता है। तो ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि फोर्स अगर एक्ट कर रहा है तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। अगर वर्क डन जीरो है, वो कब है, या तो फोर्स जीरो है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है, या नॉन कंजर्वेटिव एक्ट करने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, मतलब एफ डॉट डी आर जो उनका वर्क जीरो हो। तो या तो फोर्स एक्ट ही ना करे, या तो एक्ट करे तो वर्क ना करे। अल्टीमेटली क्या है कि इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, देन देन डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, या डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे लिख लेंगे के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। तो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। तो इसको हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, conservation of mechanical energy is valid only when work done by non conservative force is zero। तो अब इतना मैं इसको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन में हम मान लो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं और फ्रिक्शन विक्शन एक्ट कर रहा है, तो अगर हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि भाई फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो ही हो रहा है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर पाते हैं। दूसरा क्या है कि हमारे दिमाग में ये आता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक बड़ा थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम तो ऐसे बेकार है। लेकिन अब यहां से समझ में आ रहा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है एक लार्जर थ्योरम है, उसको हम कहीं पे भी बिना किसी टेंशन के अप्लाई कर सकते हैं, बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिमिटेशंस हैं,
वहां पे हमें ये चीज इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा है, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन नहीं हो रहा है, तभी हम अप्लाई करेंगे। मान लो कहीं पे ब्लॉक लॉक है, कहीं फ्रिक्शन विक्शन ऐड कर रहा है और तुमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दिया, गलत हो जाएगा। तो अब जैसे ग्रेविटेशन के जितने भी प्रॉब्लम है, ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम है कि कोई पार्टिकल 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट हुआ तो मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, कोई पार्टिकल ऐसे, या चार्ज चार्ज वाले में है कि कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है। तो जहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ है, अगर हमें पता है कि हमने इंश्योर कर दिया फ्रिक्शन है ही नहीं, वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हम ब्लाइंडली कंजर्व करा देंगे। जैसे वो पार्टिकल फॉल होता था तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर करते थे, वो सारी चीज़ें हैं। बट अगर फ्रिक्शन ऐड कर रहा है, रजिस्टिव फोर्स ऐड कर रहा है, मान लो ड्रैग फोर्स ऐड कर रहा है, तो वहाँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई नहीं होगा। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ए स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, ऐसा फाइनली कंक्लूजन है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज conservation of mechanical energy is a special case of work energy theorem। ठीक है, बात खत्म। ये अब पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, अलग अलग उसको चेंज करते हैं कि पहला अलग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम वही चीज़ है कि भाई अगर यहाँ से हम अगर करते हैं, यहाँ से किसी हाइट पे है, कोई भी है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ये तो है ग्रेविटी है। मान लो ये रेफरेंस है, ये सरफेस है, सरफेस से मान लो ब्लॉक को मैंने एच हाइट पे यहाँ से यहाँ मूव करा दिया, यहाँ से यहाँ ब्लॉक चला गया, तो जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगर एच हाइट गया तो वो हो जाएगा एम जी एच, माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस जो है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। तो अब फाइनल एम जी एच इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज डिपेंडिंग ऑन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि चेन वाले क्वेश्चन में तुम्हें बताया था कि मुझे हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो मैं इनिशियल कहीं पे भी ले सकता हूँ, जैसे मान लो कि अगर मैं इनिशियल यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, इनिशियल मैं यहाँ पे लेता हूँ, जिसको कि रेफरेंस लाइन यहाँ पे जीरो ले लिया, रेफरेंस लाइन यहाँ पे जीरो ले लिया, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये पॉइंट मान लो कि एच हाइट बिलो है, तो यहाँ से जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो जीरो है, एम जी एच है, या देखो सीधे बस यहाँ से क्या समझना है, यहाँ से समझना ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड कर रहा है इनिशियल पे। अब इनिशियल पॉइंट कौन सा है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। मान लो इसको मैं जीरो ले लेता हूँ, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस इसको जीरो ले लिया, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मैं बोल सकता हूँ यू इज इक्वल टू एम जी एच है। बट अगर यहाँ पे मैंने इनिशियल जीरो ले लिया, यहाँ पे अगर मैंने जीरो लिया, मान लो इस पॉइंट पे रेफरेंस जीरो लिया, यहाँ पे रेफरेंस जीरो है, तो यू फाइनल जीरो, इनिशियल क्या आ जाएगा, माइनस एम जी एच। मतलब रेफरेंस से नीचे अगर होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। रेफरेंस हम कहाँ पे ले सकते हैं, रेफरेंस कहीं पे भी ले सकते हैं। सर अगर रेफरेंस मैंने यहाँ पे ले लिया, रेफरेंस मेरी चॉइस के ऊपर है, रेफरेंस मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ से तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू आई इज इक्वल टू एम जी एच। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यू आई यू एफ इज इक्वल टू टू एम जी एच। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, वो हमेशा, तो रेफरेंस का इफेक्ट दोनों में आएगा बट चेंज हमेशा सेम रहेगा। तो रेफरेंस कहीं भी हम ले सकते हैं, तो फायदा क्या है कहीं भी लेने का, फायदा ये है कि हम ऐसे रेफरेंस लेंगे सो दैट कि हमें कम से कम लिखना पड़े।
मतलब कम से कम पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़े सबके लिए। ऐसे नहीं है कि मान लो कई सारे पार्टिकल वार्टिकल हैं, जैसे मान लो कई सारे केसेस में ब्लॉक लॉक कनेक्टेड हैं, बहुत सारे ब्लॉक हैं, तो अगर कई सारे ब्लॉक कहीं पे मूव कर रहे हैं ऐसे, अगर ऐसे हैं तो रेफरेंस यहाँ लूंगा तो 2 का 0 हो जाएगा, रेफरेंस यहाँ लूंगा तो सिर्फ 1 का 0 होगा। तो रेफरेंस कैन बी टेकन एनीवेयर, और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है रेफरेंस के ऊपर। तो पार्टिकल के लिए तो ठीक है, पार्टिकल के लिए तो ठीक है भाई, यहाँ पे कि अगर मान लो कि ये रेफरेंस है तो h हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी mgh, और अगर रेफरेंस से बिलो है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -mgh, ये रेफरेंस पे 0 है। रिजिड बॉडी के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखनी है तो कुछ नहीं करना है, सारे एलिमेंट को ऐड कर देना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से एक यूनिफॉर्म रॉड है, ऐसे यूनिफॉर्म रॉड है, वर्टिकल है, जस्ट ये केस बताने के लिए ऐसे ले लिया है, ऐसे है, यहाँ से M है और L है, रेफरेंस ग्राउंड पे लिया हुआ है। अगर फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड, तो रॉड की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो कई सारे एलिमेंट अलग अलग हाइट पे हैं रेफरेंस से, तो हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे, सारे एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या कर लिया, यहाँ से y ले लिया, y से यहाँ से dy ले लिया, dy में कितना मास है, मास जो dm है, dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी वाई। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है du, du इज इक्वल टू dm, रेफरेंस के ऊपर है, तो dm gh। अब ये लैम्डा जो है कांस्टेंट है मेरे केस में, बट क्या लैम्डा वेरिएबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा, कुछ भी तो हो सकता है। यहाँ पे 2y हो सकता है, यहाँ पे 2y स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे ky/l हो सकता है, कुछ भी होगा लैम्डा, मैं इसी इक्वेशन में पुट करूँगा यहाँ पे dm कैलकुलेट करने में, dm इंटू जी एच, नेट पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करेंगे आ जाएगा u, ये dm हो जाएगा लैम्डा इंटू डी वाई, और ये तो g, और उस एलिमेंट की हाइट, एलिमेंट की हाइट है y, g लैम्डा कांस्टेंट, अगर होगा लैम्डा वेरिएबल तो उसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये लैम्डा जी बाहर, वाई डी वाई वाई इज वेरिंग फ्रॉम 0 to L, बस, तो ये मासूम इंटीग्रेशन आ जाएगा, L²/y² 2 लिमिट पुट करेंगे L²/2, ये हो जाएगा m/L इंटू जी इंटू L²/2, तो ये जो है एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगा mgl/2। इस इक्वेशन को हम ऐसे इंटीग्रेट करेंगे कि भाई पूरा मास अगर कहाँ पे हो, L/2 पे होता तो मैं पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली बता देता, मतलब क्या हो जाएगा, ये mg इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन से जो सेंटर ऑफ मास की हाइट होगी। अगर लैम्डा क्या वेरिएबल होगा, लैम्डा का वेरिएशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, तब तो मेरे लिए यही कन्वीनियंट है, लैम्डा पुट करके सीधे इंटीग्रेट करके निकालूंगा, क्यों पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड करना फिर पुट करना। बट अगर रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप है कि भाई कोई प्लेट है, ठीक है, कोई प्लेट है, कोई रिंग है, कोई डिस्क है, ऐसे केस में अगर मुझे फाइंड करना होगा तो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे इस प्लेट की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी होगी तो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ले लूंगा, कोई डिस्क है, रिंग है, रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी तो इसके सेंटर पे हो जाएगा। मतलब रेगुलर शेप के केस में, जैसे मान लो सेमी सर्कुलर रिंग होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कोई बता सकता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से? अगर मुझे यहाँ पे रिंग होता, रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती तो क्या होता, 2r/पाई, इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट 2r/पाई, तो वो सारे सेंटर ऑफ मास अगर याद है, रिंग है, डिस्क है, हॉलो हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर है,
हॉलो में होता है r/2, सॉलिड हेमिस्फीयर में होता है 3r/8, यहाँ पे r/पाई और 4r/3 पाई। तो ये सारे जो रेगुलर शेप्स हैं, रेगुलर शेप में पोटेंशियल एनर्जी लिखने में हम डायरेक्टली लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे डायरेक्टली, एम जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम रेफरेंस लाइन। ऊपर है पॉजिटिव, नीचे है नेगेटिव। यही पॉइंट मैंने यूज किया था चेन के वर्क डन में, वर्क डन बाई ग्रेविटी वाले में। अभी वो चेन वाले क्वेश्चन कुछ और करते हैं। सो यू इज इक्वल टू एम जी एल बाई टू, बात खत्म। तो जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट मास एम जी एच, रेफरेंस कहीं पे भी, रिजिड बॉडी एम जी एच, एच इज द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, पॉइंट है इतना। अब मान लो कि अगर ऐसे पूछा जाए कि भाई एक चेन है, चेन सस्पेंडेड है, चेन यहां से जो है ये सस्पेंडेड है, चेन ऐसे सस्पेंडेड है। अब इस चेन को यहां से उठा के, लोअर एंड वाले को उठा के ऐसे ऊपर रख दिया गया, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे यहां ऐसे करना है, यहां से इस लोअर एंड को यहां से मुझे स्लोली स्लोली यहां से यहाँ करना है, एम बाई एल है, एम एम एल है, ये वही चेन है, यूनिफॉर्म चेन है। फाइंड द वर्क डन बाई, फाइंड वर्क डन by external agent in bringing the chain, in bringing chain from position 1 to position 2। 1 से 2 में ले जाना है मुझे, लोअर एंड को होल्ड करके स्लोली। देन व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यहां से फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चेन फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। फोर्स, पहला चीज क्या होगा, चेन है तो वर्क एनर्जी थ्योरम, कौन कौन से फोर्स है, यहाँ पे कुछ रिएक्शन फोर्स होगा, ये आर वाई आर एक्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स होल्ड कर रहा होगा, और ग्रेविटी होगी। यही तो तीन फोर्सेस हैं, एक तो ये रिएक्शन फोर्स है ना, एक एक्सटर्नल फोर्स और एक ग्रेविटी का फोर्स। तो लिखेंगे वर्क डन बाय रिएक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू, स्लोली सारा प्रोसेस है, स्लोली मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। रिएक्शन का वर्क डन, रिएक्शन एक्ट तो कर रहा है उसी पॉइंट पे, बट वो पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है। याद होगा तो डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले बताया था कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है तो वर्क डन बाय रिएक्शन फोर्स क्या होगा, ये जीरो होगा। एक्सटर्नल का वर्क डन इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी, एंड मुझे पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू होता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, या तो यही एक्सटर्नल की डेफिनेशन भी है, या फिर हम ऐसे लिख लें, जो लिखना है जैसे करना है किया जा सकता है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल रेफरेंस लेना पड़ेगा, ग्रेविटेशन के लिए पहले रेफरेंस लेना है, तो रेफरेंस में यहाँ पे मैं रेफरेंस ले लेता हूँ। अब वो रेफरेंस थ्रू आउट प्रॉब्लम सेम रखना है, रेफरेंस जीरो है। व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच, एच क्या सेंटर ऑफ मास की हाइट, तो ये हो जाएगा एम जी एल बाई टू, और माइनस, माइनस क्यों, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। इसमें भाई दो पार्ट है, रेफरेंस है, ये हाफ पार्ट है, इसका भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे, इसका भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे। तो हम बोल सकते हैं टोटल मास तो यही है एम जी। अभी इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या है, एल बाई फोर, ये तो एल बाई टू है, ये हो जाएगा एल बाई फोर, ये हो जाएगा एल बाई फोर, और ये नीचे है इसलिए माइनस।
ठीक है, या तो हाफ हाफ पार्ट का लिख लो, m/2 g × l/4 × 2, तो ये आ जाएगा, ये माइनस। तो व्हाट इज फाइनल? फाइनल इज इक्वल टू -mgl/4, फाइनल इज इक्वल टू -mgl/4 माइनस ऑफ इनिशियल माइनस mgl/2, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट -mgl/2 -mgl/4 -mgl/4, तो ये आ जाएगा mgl/4। ठीक है, -mgl/4, तो यही हो जाएगा हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। समझे? हम्म। तो चेन का ये पॉइंट मैंने उस प्रॉब्लम में जिसमें कि टेबल से चेन फॉल कर रहा था वहां पे यूज किया था, वहां पे यूज हुआ था। समझे? ये रिजिड बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी और चेन का एक एग्जांपल। तो इसके लिए एक क्वेश्चन है कि फाइंड द, जो क्वेश्चन ही पढ़ लो पहले। A rope of length L and M is connected with a chain of length L 2m hung vertically as shown in the figure. If the system is inverted and hung from the same point, the change in gravitational potential energy is found to be n mgl. Find the value of n. n की वैल्यू फाइंड करो भी। L और M है, उसको इन्वर्ट कर दिया गया। फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। mgl, तो n की वैल्यू 1 है। फाउंड टू बी n mgl, तो n की वैल्यू 1 है। आ रही है वैल्यू?
इसका ये रेफरेंस हो जाएगा यहाँ से, रेफरेंस रेफरेंस पे हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। तो ये mg/L/2 और इसका जो है 2m। तो इनिशियल फाइनल इनिशियल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा mg माइनस रेफरेंस यहाँ ले लिया तो माइनस mgl/2, और फिर माइनस m, टोटल मास है इसका 2m, तो माइनस 2m इंटू जी इंटू हाइट l प्लस l/2, 3l/2, 3l/2। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर इन्वर्ट होता है तो ये चेन ऊपर चली जाएगी, ये चेन ऊपर चली जाएगी यहाँ से। तो ये जो है ये चेन, और दूसरा है ये थ्रेड जो रोप है। तो तो उसमें इसका हो जाएगा 2m, 2m, और ये हो जाएगा l/2, u फाइनल इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2mg l/2, और माइनस सॉरी इसका इसका हो जाएगा माइनस mg इंटू 3l/2। तो चेंज निकालो डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो आएगा mgl, n की वैल्यू हो जाएगी 1, n की वैल्यू 1। ठीक है, n की वैल्यू 1 आएगी। आ रहा है आंसर? ये कुछ बताओगे? ये क्या? ठीक है, आया आंसर? आंसर होगा n इज इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम इससे, जैसे मान लो कि ऐसा हो सकता है कि कोई लिक्विड है, लिक्विड कॉलम है, और उस लिक्विड कॉलम की जो कोई लिक्विड एक ही हाइट तक है, ऐसे मान लो एक यू ट्यूब टाइप का है, और उसमें कुछ स्टॉपर है, और उस स्टॉपर से हमने यहाँ पे एक स्टॉपर है, वो स्टॉपर क्या कर रहा है, लिक्विड को एक साइड होल्ड करके रख रहा है, ये इस लेंथ को इग्नोर करना है। यहाँ पे लिक्विड मान लो ऐसा है, ऐसा है, यूनिफॉर्म ट्यूब है, यूनिफॉर्म ट्यूब है। अब ये स्टॉपर अगर रिमूव होगा तो क्या होगा, ये डाउन आएगा, डाउन आएगा तो उसमें मान लो कि पर्टिकुलर ये लेंथ को इग्नोर करना है, ये लेंथ जो है वो बहुत ही स्मॉल है, मान लिया ये एल है और ये जो है एच है, एल है और ये एच है। तो फाइनली जब इस पोजीशन में होगा तो ये कॉलम किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा जिस मोमेंट पे दोनों इक्वल होंगे। मान लिया कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसकी डेंसिटी रो है, तो जैसे पूछा जाएगा मान लो कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, वेल लेवल बिकम्स इक्वल।
तो क्या ये चेन वाला लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड व्हेन लेवल बिकम्स इक्वल, दोनों में लेवल इक्वल हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर एच हाइट का लिक्विड कॉलम है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट को हम इग्नोर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इस साइड भी जो है वो h/2 होगा और ये भी h/2 होगा। तो वेलोसिटी क्या होगी बताओ? वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कॉलम, ये किसी वेलोसिटी से ऐसे ऊपर जा रहा होगा, फॉल होगा। तो जो ग्रेविटेशन का जो वर्क डन होगा, ग्रेविटेशन का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और तो कुछ है नहीं। साइड से अगर नॉर्मल वार्मल होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ से डेल्टा के इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे ये जीरो क्यों होगा यार, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। तो ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होगी, तो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, रेफरेंस लाइन पे यहाँ पे ले लो, रेफरेंस यहाँ से, तो ये हो जाएगा mg इंटू h/2, सेम चेन, रिजिड बॉडी है, ट्यूब है, तो mg/2 पॉजिटिव इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², फाइनल पोटेंशियल एनर्जी m/2 इंटू जी इंटू h/2 का हाफ मतलब h/4, और दूसरे कॉलम का भी सेम है इंटू 2। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर हाफ mv², हाफ mv² इज इक्वल टू सेम ही होगा mgh/2 माइनस mgh/4, m कैंसिल आउट होगा, mgh/4 m कैंसिल आउट होगा, v इज इक्वल टू रूट gh/2। ठीक है, तो सेम जो चेन का लॉजिक है ये हम वाटर कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वाटर कॉलम ट्यूब में अगर मूव कर रहा है तो इसके लिए भी अप्लाई हो सकता है। तो एक क्वेश्चन इसमें देता हूँ, उसको भी अटेम्प्ट कर लेना, कि ये है एक हेमिस्फीयर है और यहाँ से ये सब कुछ फिक्स्ड है, यहाँ से एक चेन है, चेन कनेक्ट करके वर्क एनर्जी पावर में, ये चेन वाला क्वेश्चन एच सी वर्मा का सेकंड थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, तो वहां से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, रेफर HCV WEP। तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें पूछा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी बताओ, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताओ, तो वहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, उसको कर सकते हो। यहाँ पे एक थ्रेड है, स्ट्रिंग है, इसकी जो टोटल लेंथ है इसकी L, मास M है, लेंथ L है। तो स्ट्रिंग जो है कट कर देते हैं, इसकी स्ट्रिंग यहाँ से कट कर दी गई। कट करने के बाद ये चेन धीरे धीरे फॉल होना स्टार्ट होता है। तो हमें बताना है कि ये इनिशियल पोजीशन है, और यहाँ से जब ये चेन इसको लीव करता है, मतलब ये इधर नहीं जाएगा, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से जब ये ऐसे हो जाएगा, यहीं पे है, तो ये इनिशियल और ये हमारा फाइनल। तो ये फॉल होगा तो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा जब ये एंड इसी लेवल पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझना, ये नहीं कि चेन उधर चला गया, चेन उधर नहीं गया है, यहाँ से फॉल हो रहा है, तो जब कंप्लीटली वर्टिकल होगा, जस्ट लास्ट लिंक जब इस लेवल पे होगी, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन।
फाइंड वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन इट लीव्स द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन इट लीव्स द कॉन्टैक्ट सरफेस। इसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है, ml जो है लेंथ है। ठीक है, रेडियस रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड रेडियस इसका r ले लोगे। ये टोटल 90 डिग्री पे है, ये टोटल 90 डिग्री पे ये है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन। वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना है, वर्क डन इज इक्वल टू ग्रेविटी इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मल रिएक्शन वो अप्लाई करोगे, थोड़ा सा लेंदी सा एक्सप्रेशन आएगा, बट टाइम है तुम्हारे पास, क्या करोगे, इसको कर लोगे। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन और एक वो आगे टकरा रहा है, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू। तो रिवाइज करो, बाकी पीडीएफ है, पीडीएफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, एंड करते हैं, कोई डाउट?